फॉर्म क्या होगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या रिपल्सन थ्योरी। तो देखिए स्टूडेंट, ये ऑलरेडी मैं हर से पहले से पढ़ा रहा हूँ, उसका पहले का वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऐसे लिखिए की पॉइंट ऑफ वीएस, की पॉइंट ऑफ, ऊपर में जोड़ दीजिए की पॉइंट ऑफ वीएस ईपीआर थ्योरी, की पॉइंट ऑफ वीएस ईपीआर थ्योरी। तो देखिए इसमें एक्चुअल पोस्टुलेट है, इसका मतलब कुछ सर्टेन एजम्पशन है। जैसे कल मैं बताया था आपको कि मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, तो उसका रीजन भी मैंने आपको दे दिया था। तो पहला पॉइंट लिखिए, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। शेप के बाद आप अगर उसमें ब्रैकेट में ज्योमेट्री लिखते हैं तो और बेटर हो जाएगा। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डेड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के बाद लिखिएगा देखिए बॉन्ड में कौन इन्वॉल्व रहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर भी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ब्रैकेट में लिखिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, कल के क्लास में आपको बताया था कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है वही तो मेरा क्या है? स्टेरिक नंबर है, राइट? याद होगा। तो स्टेरिक नंबर क्या? स्टेरिक नंबर था बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, उसी को मैं दूसरा नाम दिया था कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर। सेकंड पॉइंट लिखिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल repel one another, pair of electron in valence shell repel one another, comma, since their electron clouds are negatively charged, since their electron clouds are negatively charged. Second point, these next point जो भी है, this pair of electron tend to occupy, this pair of electron tend to occupy such position in a space such position in a space so that it minimize repulsion, between them and maximize distance between them. Next point, valence shell is taken as a sphere, valence shell अब एक मिनट रुकिए। जनरली ऑर्बिट को तो हम लोग सर्कुलर मानते हैं,
स्फीयर तो नहीं मानते हैं, बट यहाँ पे क्या था, ये कोई लॉ है या एजम्पशन है? एजम्पशन है। तो VSEPR थ्योरी में वैलेंस सेल को क्या माना गया है? स्फीयर माना गया है, राइट। तो वैलेंस सेल इज टेकन एज स्फीयर with electron pair localizing on the spherical surface, with electron pair localizing at the spherical surface at maximum distance from one another, at maximum distance from one another। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द वैलेंस सेल इज टेकन एज अ स्फीयर। इसका मतलब वैलेंस सेल को कैसा ट्रीट करना है? वैलेंस सेल को स्फीयर के जैसा ट्रीट करना है, ओके। टेकन एज अ स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस, विथ इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस at maximum distance from one another, at maximum distance from one another। एक और पॉइंट, in this theory multiple bond treated as single bond, multiple bond is treated as single bond। अब एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहां देखिए, इस थ्योरी में लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में अगर रिपल्सन का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होगा? वजह ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब रीजन बताइए। पॉइंट टू बी नोटेड, बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियस के बीच में फंसा हुआ है, दो एटम के बीच में, तो वो टाइटली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम अवेलेबल रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम अवेलेबल रहेगा तो इसके बीच में कम रिपल्सन होगा। और कोई इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल है तो उस जहां पे ज़्यादा और ज़्यादा अवेलेबल है वहां पे रिपल्सन का चांस ज़्यादा, और जहां पे ज़्यादा और कम है तो थोड़ा कम, और कम और कम है तो सिंपल सी बात है ना। लोन पेयर सिर्फ वन न्यूक्लियस के साथ है, क्योंकि इसने बॉन्ड नहीं बनाया, किसी एक एटम पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रॉन अगर सेम चार्ज पार्टिकल अगर ज़्यादा अवेलेबल है तो ऑब्वियस सी बात रिपल्सन ज़्यादा होगा, करेक्ट। तो अगर आपको सपोज कीजिए कि लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर दो ऑप्शन दिया जाए कि दोनों में किसको मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना पसंद करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी लोन पेयर को पहले हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन, राइट। तो देखिए, एक कुछ दो चार पॉइंट था VSEPR थ्योरी का। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे लिखे तो इफ अ स्ट्रक्चर इज नोन, यहां देखिए स्टूडेंट, इफ अ स्ट्रक्चर इज नोन का मतलब है कि मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि देखिए ये मेरा स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, और स्ट्रक्चर अगर नोन है और तब उसमें किसी एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन आज के बाद पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2, यहां देखिए NH2, और नाइट्रोजन के पास
इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज ऐसे दिखाया रहेगा, ये तो जस्ट अभी दिखा रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें अगर नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, तो मैंने स्ट्रक्चर दे दिया ना आपको, तो अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, फर्स्ट व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक मिनट, जिस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे उससे डायरेक्टली जितना एटम अटैच रहेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो नाइट्रोजन से कितना डायरेक्टली एटम अटैच है, 3, 2 है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक डायरेक्टली कितना अटैच है, 3 है ना। तो चलिए, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितना है, 1 है, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4, करेक्ट। और स्टेरिक नंबर 4 के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होगा, एक sp3 या एक dsp2, बट नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल है क्या, तो ड्यू टू लैक ऑफ d ऑर्बिटल dsp2 तो ऐसा ही एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या, इसका मतलब sp3 है। और अब बताइए, इसका मतलब sp3 बोलते ही हर ईच हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री को फिक्स कर दिया गया है। तो फॉर sp3 यहां पे इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा सर, सॉरी ज्योमेट्री क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। क्या रहेगा स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल। बट व्हाट अबाउट शेप, एक मिनट रुकिए, तो इस पूरे ग्रुप को एक ग्रुप अल्काइल ग्रुप R मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो एक मिनट तो रुक जाइए, यहां देखिए। तो अब यहां पे एक्चुअल में इसका ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल, बट शेप के टाइम पे बताया था कि विदाउट लोन पेयर जो आपको नजर आएगा, तो विदाउट लोन पेयर तो यही नजर आया ना, ये ट्रायंगुलर है और पिरामिडल, तो शेप तो लिखिए ट्राइगोनल पिरामिडल, वेरी गुड ट्राइगोनल पिरामिडल। तो देखिए, जब स्ट्रक्चर पता है, इसमें एक और काम करेंगे, व्हेन स्ट्रक्चर इज नॉट क्लियर नोन, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, बट उसमें सेंट्रल एटम में एक ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक मॉलिक्यूल में एक ही सेंट्रल एटम है। हम लोग कार्बन का भी तो पूछ सकते हैं, कार्बन का अगर यहाँ पे हाइड्रोजन पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, तो कार्बन का पूछेंगे तो sp3 बोलिएगा, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, अब कोऑर्डिनेशन नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ऐसे तो आप ये भी रट गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है इट मस्ट बी sp3, बट कोऑर्डिनेशन नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा तो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, राइट। हाँ ना, कुछ बोलते रहेगा ऑनलाइन में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4, तो क्या होगा sp3, मतलब ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल। व्हाट अबाउट शेप, कार्बन का शेप क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल ही रहेगा, वेरी गुड। चलिए अब यहां देखिए, सपोज कीजिए कि H2O, तो H2 तो बहुत सा सिंपल सा मॉलिक्यूल इसका स्ट्रक्चर है,
सबको H2O का, तो जब यहाँ पे H2O का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है, और H2O में अगर मैं ऑक्सीजन का पूछूंगा तो बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 2। और ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, तो बचा कितना? 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना हो गया? 2। स्टेरिक नंबर क्या हो गया? 4। ऑक्सीजन में ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, DsP तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, राइट? इसका मतलब इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp3। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। बोलिए व्हाट अबाउट शेप? भी शेप बोल दीजिए या बेंट बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है? या बेंट बोल दीजिए। चलिए, और ए बॉन्ड एंगल कितना होगा? जिसको दिखाए वो बॉन्ड एंगल है क्या? आप बोर्ड पे भी देखते रहिए, मैंने किसके बारे में पूछा? ये बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे बॉन्ड था क्या? क्या आप लोग काम कर रहे हैं आज सुबह सुबह? यहाँ देखिए, ये बॉन्ड एंगल इसको बोल सकते हैं। बॉन्ड एंगल के लिए तो बॉन्ड के बीच में एंगल होना पड़ेगा। एक बॉन्ड से बॉन्ड एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो दिस बॉन्ड एंगल शुड बी व्हाट? नहीं, शुड बी होना तो चाहिए था इंग्लिश में 109 डिग्री 28 मिनट, बट 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा। नहीं, वजह बोलिए। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी तो हो रहा है। तो यहां देखिए, बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी हो रहा है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी हो रहा है। तो किसका रिपल्सन ज्यादा स्ट्रॉन्ग? लोन। दैट्स भाई इन दोनों के लिए बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इसका लोन पेयर रिपल्सन, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो ज़्यादा कंप्रेस हो गया। तो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट हुआ कितना? होता है, देखिए होता है 104 से 105 डिग्री के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच का एवरेज ले लेंगे, ठीक है? ये लिख लीजिएगा। अमोनिया का देखिए, मैं अभी वैसा एग्जांपल दे रहा हूं जो कि बिल्कुल वेल नोन है, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग को पता है पहले से, राइट? अमोनिया में नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए फास्ट। नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3। सब लोग यहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और लोन पेयर कितना? 1। स्टेरिक नंबर कितना? 4। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ज्योमेट्री का लिखिएगा टेट्राहेड्रल। और शेप क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। वेरी गुड। दिस बॉन्ड एंगल शुड भी होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है या उससे कम हो रहता है? उससे कम रहता है। तो ये बॉन्ड एंगल जहां तक मुझे ख्याल है 107 होता है। लिख लीजिए। ऐसे ही वीक में 1 दिन 2 दिन आप लोग को रेस्ट देते रहेंगे ताकि थोड़ा एनर्जी गेन हो जाए। यहां देखिए स्टूडेंट, इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए फर्स्ट। थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर लेते हैं। इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3। और कार्बन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। और कार्बन अपने चारों तरफ कितना बॉन्ड बनाया है?
4। तो अपना सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, तो लोन पेयर कार्बन के पास कितना बचा? 0। लोन पेयर 1 बचा कार्बन के पास या 0, तो स्टेरिक नंबर 3 तो क्या हो जाएगा? sp2। तो इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा? फास्ट। इस कार्बन से, तो एक तो पहले ही पढ़ा चुके हैं कि sp2 कार्बन से डायरेक्टली जो अटैच रहेगा वो सेम प्लेन में रहेगा। इस कार्बन का ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनार, लिख लीजिए ट्राइगोनल, sp2 का ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार। बॉन्ड पेयर के कारण हुआ या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कारण हुआ? बॉन्ड पेयर के कारण होता तो और बड़ा होता ना, छोटा होता है बड़ा होता? रिपल्सन से पास आता है या दूर जाता है? अब क्वेश्चन पूछ के प्लीज चुप मत रहिएगा, ये सबसे खराब हैबिट होता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब जवाब देता हूं तो हाँ ना कुछ नहीं बोलते पीछे से। रिपल्सन से पास होता है या दूर जाता है? दूर जाता है। तो बॉन्ड पेयर का अगर ज्यादा इंपैक्ट रहता तो इसका बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, बट यहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी हो रहा है, ऊपर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो रहा है, तो किसका इंपैक्ट ज्यादा रहेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इंपैक्ट ज्यादा रहेगा। तो बॉन्ड एक्सपैंड करेगा या बॉन्ड कंप्रेस हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो रहेगा, राइट। तो यहां पे डोमिनेंट फैक्टर क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर रिपल्सन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। हो गया? चलिए CH3 माइनस, बोलिए 1 नेगेटिव चार्ज इंडिकेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1 नेगेटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है? कोई बात नहीं, जो आपको आता है वो बोल दिया कीजिएगा। नहीं, 1 नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे है मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ ना, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, आज के बाद 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी न्यू स्टूडेंट है बातों को समझिएगा। यहां देखिए, यहां पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, और यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था तो पेयर में था ना, बॉन्ड पेयर। तो जब पेयर बोलते हैं मतलब वो साइन में जस्ट अपोजिट रहेगा सेम बॉक्स में, तो ये पेयर में था, बट इसमें एक ऑक्सीजन का था एक हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन यहां से H+ बनकर निकल गया। तो क्या ये पेयर्ड अप जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड हुआ या पेयर के रूप में पेयर ही रह गया? पेयर के फॉर्म में ही है, बट उससे ऑक्सीजन को एक प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब आज के बाद कोई पूछेगा 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, तो बोलना है 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट। बट 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, तो बोलना है 1 पेयर। किसका किसका? एक खुद का, एक किसी और का। एक खुद का एक किसी और का। चलिए स्टूडेंट, इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए। फर्स्ट 3, लोन पेयर। अब तो ये बॉन्ड पेयर नहीं ना रहा, अब तो नाउ इट बिकम्स लोन पेयर 1। तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। व्हाट अबाउट ज्योमेट्री? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। व्हाट अबाउट शेप? तो आपको नहीं लगता है कि सर इसका तो केस मोटा मोटी अमोनिया के जैसा ही दिख रहा है, सामने अमोनिया लिखा ड्रॉ किया हुआ है, तो शेप रहेगा ट्राइगोनल पिरामिडल। व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल? तो बॉन्ड एंगल
107 से भी थोड़ा कम हो जाना चाहिए नहीं? नाइट्रोजन में तो रिपल्सन हो रहा था लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ तो निगेटिव चार्ज ही हो गया, राइट? यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन रहेगा या यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा? तो मोटा मोटी बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल्स आर ऑलमोस्ट अमोनिया के जैसा 107 के बराबर, राइट? लिख लीजिए। बोलिए। यहाँ पे जिसका जिसका मैं एंगल लिख रहा हूँ वो बहुत कॉमन बात है, वाटर का बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा हुआ है, अमोनिया का। तो एज ए टीचर मैं यहाँ पे जो उस एग्जाम्पल का जिसका समझ रहे हैं कि अगर बहुत बार पूछा हुआ बहुत मोस्ट कॉमन है तो उसको लिख दे रहे हैं। अब बाकी जिसका कॉमन नहीं है तो सबका बॉन्ड एंगल तो आपको याद रहेगा नहीं ना, मुझे याद रहेगा, राइट? बट याद नहीं रहते हुए इतना तो बोल सकता है ना कि लेस देन 1090-28 मिनट ड्यू टू गिवन अरेंजमेंट। अब यहां देखिए, हाँ देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अमोनिया के पास और NH2 माइनस में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है नाइट्रोजन पे, तो आप ऑब्वियसली बोलिएगा कि जहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, एक न्यूट्रल एटम है, एक निगेटिवली चार्ज है, कहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो लोन पेयर था वो तो निगेटिव चार्ज का लोन पेयर था, राइट? तो निगेटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा रिपल्सन नहीं क्रिएट करेगा यहाँ पे, वो मैं बोल रहा था। बट इतना चीज़ों को केयर नहीं करना है, बस इतना लिखने से आपको काम चल जाएगा। चलिए एक बात बताइए तो कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजन का आप लोग प्लीज डायरेक्ट आंसर कैसे देते हैं? मुझे लिखना पड़ता है, मुझे तो एक लाइन लिखना पड़ता है, आप लोग डायरेक्ट आंसर देते नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 लोन पेयर, 2 अस्टेरिक नंबर, 3 हाइब्रिडेशन sp2। चलिए पिरिडीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए फास्ट। तो जब पॉइंट टू बी नोटेड व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन तो डायरेक्ट काउंट करने वाला बात हो गया। तो स्ट्रक्चर जब दिया हुआ है तो नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 2। और नाइट्रोजन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितना बना के रखा है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो लोन पेयर हो गया 1। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 3। देन हाइब्रिडेशन बिकम्स व्हाट? sp2। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पिरिडीन सो मेनी टाइम्स आएगा। इसका लिखिए इसका हाइब्रिडेशन भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? जिसका भी ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है वो प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, जब डाउट रहेगा तो पूछिएगा। यहां देखिए, यहां पे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कार्बन का 2 रहेगा, लोन पेयर 0 रहेगा, तो स्टेरिक नंबर 2 रहेगा। इतना आसान तो है, बच्चों का गेम हो गया है, राइट? sp। नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन
वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर नाइट्रोजन का 1, लोन पेयर नाइट्रोजन का 1, स्टेरिक नंबर 2, हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट। तो सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, CH3CN में मिथाइल साइनाइड में बॉन्डिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ विच ऑर्बिटल? सिग्मा बॉन्ड। तो ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp एंड sp ऑर्बिटल। विच ऑर्बिटल? sp एंड sp ऑर्बिटल। यहाँ पे यही पूछ लिया जाएगा, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैप, दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, तो क्या बोलिएगा सर? इस कार्बन का sp3 और इस कार्बन का sp। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट अगर स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए, मतलब स्ट्रक्चर अगर ऐसे मैं ड्रॉ करके आज के बाद दे देता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप एक मिनट सब लोग यहां पर मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा। अप्लाई योर कॉमन सेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना एलिमेंट को आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा? पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग दौड़ाइए। सर कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन और थोड़ा बहुत सल्फर। 99% आपको सिलेबस में वही रहेगा, पूरे नॉमेनक्लेचर पढ़ाएं उसका फंक्शनल ग्रुप दिमाग में दौड़ा लीजिए, राइट। तो यही तो 4-5 एलिमेंट था। तो इस 4-5 एलिमेंट का आएगा हाइड्रोजन निकालने के लिए स्ट्रक्चर अगर पता रहेगा तो क्या हम लोग नहीं निकाल पाएंगे वहां पे, या निकाल लेंगे? याद रखिए रेजोनेंस में मुझे बार बार रिक्वायरमेंट होगा और वहां पे बार बार मैं इसको हाइड्रोजन नहीं सिखाते रहूंगा, मैं डायरेक्ट पूछूंगा, देखिए इसका, या डायरेक्ट बोल दूंगा इसका हाइड्रोजन ए है, तो वहां पे नहीं कि सर कैसे हुआ। कि कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि हाँ चलो यहाँ पे जिस टाइम पे मेन बात होते रहता है उस टाइम पे छोड़ते हैं, चलो हो समझ में आ गया, और जब उसका एप्लीकेशन होना शुरू होता है तब पूछते हैं सर कैसे हुआ। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब है कि और कोई भी स्ट्रक्चर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया रहेगा तो हम लोग हर एलिमेंट का उसमें। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका अभी जस्ट इसका निकाले थे, इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, वेरी गुड। और एक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए है? 3। अब एक स्टेटमेंट में बहुत बार रिपीट किया था और वो मेरा स्टेटमेंट था कि कोई भी कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, अभी जहां से होता है बस वहां से लिखना शुरू कीजिए। कोई भी कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो इट मस्ट बी sp3, बट रिवर्स मे और मे नॉट, याद है? तो इस कार्बन का ऑप्शन sp3 है, बट क्या यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है? नहीं है। इसका मतलब sp3 है तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट अगर 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन का है तो डैम से और sp3 होगा ही होगा, राइट। तो ये मैं ऑब्जर्व किया था। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि मे और मे नॉट, उसको मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। चलिए CH3+ स्टूडेंट, किसी एलिमेंट पे या एटम पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बोलिए इस पे कितना चार्ज? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज कार्बन पे? तो मैं पूछूंगा टोटल चार्ज ऑन कार्बन इक्वल टू व्हाट, मतलब 1 कूलम। टोटल चार्ज ऑन कार्बन इन टर्म्स ऑफ कूलम कितना? 1 कूलम। जो जानते हैं, डरने वाली बात नहीं है। देखिए 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है,
इतना बड़ा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैट तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। 1 कूलम जो ऑनलाइन में है वो भी, 1 कूलम इस दीवार पे और 1 कूलम उस दीवार पे रख देंगे, सिर्फ 1 कूलम। आपको लग रहा होगा कि सर 1 कूलम ही तो है, दीवार चलना शुरू हो जाएगा। बोलिए क्यों? तो 1 कूलम इंटू 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का वैल्यू पता है ना, कूलम्स फोर्स होता है 1/4π0 Q1 Q2/r²। यहाँ से यहाँ तक इस दीवार का डिस्टेंस होगा मोटा मोटी 10 मीटर, मान लीजिए कम ही है लेकिन 10 मीटर मान लेते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1/4π0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो 1/4πε का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 डिवाइडेड बाई 10, तो 9 × 10⁸, मतलब मोटा मोटी 10⁹ का ऑर्डर का फोर्स न्यूटन। 10⁹। आप लोग सर 10⁹ ही तो है, कुछ समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा है? 1 पे 5 शून्य होता है तो लाख हो जाता है, अच्छे होता है तो 10 लाख हो जाता है, 7 होता है तो 1 करोड़ हो जाएगा, 8 रहेगा तो 10 करोड़ हो जाएगा, 9 रहेगा तो 1 अरब न्यूटन का फोर्स। ये पूरा ऐसे दीवार चलना शुरू हो जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज, अब छोटा चार्ज है बहुत बड़ा चार्ज, वेरी बिग चार्ज। इसलिए कैपेसिटर जब पढ़ाते होंगे चैप्टर तो देखें कभी 1 कूलम दिया रहता है कैपेसिटर पे या माइक्रो कूलम में, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही ऑथर दे दिया, एच.सी. वर्मा वहाँ पे ऐसे ही माइक्रो कूलम दे दिए? वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम सेट करेगा पढ़ा लिखा इंसान जो बुक लिख रहा है तो उसको पता है ना कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटर ही उड़ जाएगा, राइट? एनीवे तो आज के बाद 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग बहुत कुछ लगता है कि जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं। तो जहाँ पे ऐसे है ना छोटा छोटा बात, तो हम लोग तो छोटा बात है, छोटा बात नहीं है तो बहुत बड़ा बात है। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं 1 प्रोटॉन के चार्ज को। किसके चार्ज को? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया था 1, वो तो 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से आया था। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन को ही तो काउंटर करता है, तो प्रोटॉन के चार्ज को ही तो रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए आज के बाद अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई पूछेगा तो 1 कूलम बोलना है या चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन बोलना है। और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन तो पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? एनीवे तो बोलिए कार्बन के पास, पॉइंट टू बी नोटेड, कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? यहां पे नहीं, कार्बन के पास जनरली 4, उसमें से 1 लॉस हो गया तो अब बचा कितना? 3। और कार्बन यहां पे बॉन्ड कितना बनाए हुए है? 3। तो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3, और अब इसके पास लोन पेयर बचा क्या? 0। तो स्टेरिक नंबर क्या रहेगा? मोबाइल को साइलेंट कर लीजिएगा। तो स्टेरिक नंबर रहेगा 3। देन हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। और याद है मैंने बताया था कोई भी कार्बन 3 सिग्मा बनाएगा और 1 पाई बनाएगा, इट मस्ट बी sp2। 3 सिग्मा और 3 सिग्मा और 1 पाई, बट इट रिवर्स मे और मे नॉट। तो यहाँ पे कार्बन 3 सिग्मा बनाया है बट पाई बनाया है क्या? नहीं बनाया है। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब है तो ये हो गया हाइब्रिडेशन sp2, और sp2 का ज्योमेट्री और शेप तो सेम ही रहेगा, तो क्या बोलेगा? ट्राइगोनल प्लेनार। और हाइब्रिडेशन में कितना ऑर्बिटल गया? सर 2 ही गया है, sp2 ना। देन हाउ मेनी p ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp2? दे आर 2 p ऑर्बिटल। एक तो जब 2 मिक्सिंग में चला गया तो एक तो प्योर रहा होगा, तो ये वहाँ का ही इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन गया होगा? इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से नहीं गया है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ये प्योर, इसका मतलब ये प्योर p है। 1 मिनट यहाँ देखिए सब लोग, ये प्योर p फील्ड है या वैकेंट है? वैकेंट है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिख लीजिएगा वैकेंट प्योर p। और इस प्योर p का ओरिएंटेशन, जिस प्लेन में मेरा तीनों हाइड्रोजन और कार्बन है उसी प्लेन में ए प्योर p है या उसका एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन? ए कल के क्लास में बताया था, एबव द प्लेन एंड चलिए स्टूडेंट
इस अच्छा कार्बन पे ऐसे डॉट 1 डॉट दिया रहता है, इसका मतलब क्या समझते हैं? वेरी गुड, फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फ्री रेडिकल कैसे बनता होगा? यहां देखिए, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, और जब सेपरेट हो रहा था तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड करके चला गया। तो कार्बन को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो बोले नो लॉस नो प्रॉफिट। तो जब ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट, तो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे CH3 रेडिकल रहेगा, मतलब CH रेडिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है? सर न्यूट्रल है, ना ही लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ। अब बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कार्बन का? 3। लोन पेयर कितना? अब कुछ बोल रहे हैं हाफ, कुछ ये भी किसी के दिमाग नहीं, रुक जाइए, किसी के दिमाग में चल रहा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन था 1 लोन पेयर, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो यूनिटरी मेथड लगा रहे होंगे, हाफ लोन पेयर। तो जब पेयर बोल रहे हैं तो पेयर हाफ में रहेगा क्या? जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पेयर बनेगा, तो लोन पेयर क्या बोलिएगा? 0। और स्टेरिक नंबर तब कितना हो जाएगा? 3। और sp2 एक मिनट, एक मिनट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो sp2 है। तो sp2 का कितना बॉक्स बनाए, कितना घर बनाए, कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल? 3। sp2 नाम का 3 ही रहेगा। वो तीनों किसके लिए बना है? आप कोई घर बना रहे हैं तो जनरली होता है ना, जैसे सपोज कीजिए कि मैं कल के डेट में मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा आ गया जो कि अभी नहीं आया है, तो मैं भी अपना एक ड्रीम हाउस सोचूंगा, इतना दिन से कमा रहे हैं तो, और मैं झगड़ा करके भी, जो कि नहीं होता है क्योंकि वहाँ का हेड रहते हैं गृह मंत्री, समझ रहते हैं ना, हर घर का जो वाइफ हैं, कुछ भी करते रही चलेगा ही नहीं। मतलब कुछ भी करिए, वो तो मेरे जैसा इंसान है कि मतलब थोड़ा सा अपने आप को, हालांकि मैं उस बहुत सो मेनी पॉइंट्स पे मैं रॉन्ग रहता हूँ। अब मेरा हैबिट है कि ठीक है शूज़ को बाहर खोलना चाहिए, सब कुछ पता है, बट मैं प्लस बैचलर या मतलब हो जाता है ना डिफ़ॉल्ट में, ये तो जीन में ही रहता है बैचलर लाइफ रहते रहते। उस वक्त क्या होता है कि बैचलर लाइफ में रहिएगा तो आपका रूम का अरेंजमेंट देखते ही हैं कितना रैंडम रहता है, लैपटॉप यहाँ पे है, बुक यहाँ पे है, वो है। तो मेरा रूम में अगर कोई नहीं करेगा, जहाँ पे मैं किताब कॉपी रखता हूँ, तो आप देखिएगा एकदम रैंडम है, तो दूसरे को रैंडम लग रहा है, बट उसमें ही मेरा सिस्टमैटिक है, मुझे पता है कौन चीज़ कहाँ मैं रखा हूँ। सब कुछ बिखरा हुआ है और कोई आकर अगर उसको अरेंज कर दे तो सबसे तकलीफ की बात वही है, क्योंकि मैं खोजते रह जाऊँगा, ढूंढते रह जाओगे फिर। इसलिए वो एक्चुअली बैचलर लाइफ रहते रहते बहुत सारा चीज़ होता है, और तब जाकर मैं साल भर में या 3 महीना पे एक बार अपना अरेंज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे रखा हुआ है, तो लग रहा हो कि सर ऐसा बिखरा हुआ, मुझे पता है कौन चीज़ का किस में है, कौन सा असाइनमेंट। पढ़ाने के 2 मिनट पहले मैं निकाल के देख सकता हूँ और यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ, और उसी को मैं बोल के रखा हूँ यहाँ पे कि कोई मेरा जहाँ पे है वो ऐसे ही रहने देना, मतलब मैं खुद देख लूँगा। चलिए, तो ये है sp2। तो ये जो sp2 का 3 ऑर्बिटल बना है, 3 बॉक्स, वो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बनाया ना। कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए काउंट किया? हाइड्रोजन के लिए। इसका मतलब हाइड्रोजन का 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए, राइट। इस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आपने काउंट किया क्या? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आपने ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। इसका मतलब यहाँ पे जो 1 फ्री रेडिकल है, जो 1 इलेक्ट्रॉन है, जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या इस बॉक्स में रहेगा? इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहेगा। तो इसका जगह कहाँ रहेगा? प्योर पी। फिर अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि CH3 रेडिकल में दिस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही पूछा जाता है, अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना बार आएगा। तो जनरली दिस फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल या प्योर पी ऑर्बिटल? प्योर पी ऑर्बिटल। लिख लीजिए, फ्री रेडिकल जनरली प्रेजेंट इन, जनरली बोल रहे हैं मतलब कहीं पे एक्सेप्शन हो सकता है, फ्री रेडिकल जनरली प्रेजेंट इन प्योर पी।
किस में वैकेंट? हाँ मैं बता रहा हूँ CH3 प्लस। तो CH3 प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन था पहले आप बता दीजिए मुझे ये बात, फिर मैं आगे का बात बोलूंगा। CH3 प्लस में कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक का लॉस हो गया तो 3 ही बचा, और वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, राइट? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो, और ये 3 बॉन्ड बनाया है, तो ये जो ए बॉन्ड पेयर, ए बॉन्ड पेयर, ए बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर का ही नाम कोऑर्डिनेशन नंबर दिया था कल के क्लास में, राइट? तो ये 3 जो बॉन्ड पेयर है वो किस ऑर्बिटल में रहेगा? तो सर sp2 में, राइट? अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा, बट कार्बन के पास एक प्योर p बचा हुआ है, राइट? तो प्योर p में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं? तो इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है क्या? आप ही से पूछ रहा हूं, आंसर हाँ या ना में बोलिए। तो सर कहां है? कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, उसने तो यहां पे दे दिया, राइट? तो जब नहीं रहेगा, तो जब बॉक्स में और ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, तो उसको फील्ड बोलिएगा या वैकेंट बोलिएगा? वैकेंट, सिंपल सा लॉजिक था। तो चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी स्ट्रक्चर आज के बाद अगर हम लोग के पास को दिया रहेगा, तो जनरली मोटा मोटी ये सोचिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या दिया रहता है। सर कार्बन दिया रहता जिसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक बार 2 मिनट बता देता हूँ। कार्बन दिया रहता जिसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन रहता जिसके पास 3 सिग्मा 1 पाई रहता, कार्बन रहता जिसके पास 2 सिग्मा 2 पाई रहता, या ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन कैसे रहेगा? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाकर भी रहेगा और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी रहेगा। नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड भी रहेगा, ट्रिपल बॉन्डेड भी रहेगा। या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, या कार्बन पे रेडिकल रहेगा। तो मोटा मोटी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही सिचुएशन तो आप इनकाउंटर करेंगे जनरली। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर आएगा, मैं अभी के बाद कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आप तो फटाक से मुझे आंसर दे सकते हैं। सपोज कि कल के डेट में मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाना शुरू किया, यहाँ देखिए, और मैं पूछा कि रेजोनेंस में इस स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, पर जहां से स्टार्ट कर रहे हैं इस नाइट्रोजन का मुझे हाइड्रोजन बताइए। इसमें आपके पास 2 सेकंड का टाइम रहेगा, ऐसा नहीं कि वहां पे बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नहीं, तो सर sp3 होगा, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नाइट्रोजन का लोन पे रहेगा sp3, स्टेरिक नंबर 4 हो गया। इस ऑक्सीजन का पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? sp2। तो इसमें अब टाइम नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में रहेंगे जिसमें कि मुझे हाइड्रोजन फटाफट आंसर चाहिए। उसके लिए मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूँ। वहाँ भी इसी चीज़ में टाइम लेंगे तो नया चीज़ कैसे सीखेंगे? करेक्ट? अब हेडिंग बनाइए। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये ज़्यादा आपको किस टाइप का मॉलिक्यूल के लिए, ये जो मैं सेट ऑफ रूल फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ये ज़्यादा आपको उस मॉलिक्यूल के लिए आपके एडवांटेज में आएगा जहाँ पे सेंट्रल एटम इज ओनली 1। हाउ मेनी सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम इज ओनली 1। एक से ज़्यादा रहेगा तो फिर स्ट्रक्चर पता होना पड़ेगा, राइट? तो मैंने तो क्या लिखा, तो हेडिंग ही है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसका मतलब मुझे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पता है, हम लोग को स्ट्रक्चर निकालना है। यहाँ पे क्या कर रहे थे? स्ट्रक्चर हम लोग को पता था तब हार्ट से निकाल रहे थे, राइट? तो अब अगर हेडिंग बनाए हैं डिटर्मिनेशन ऑफ, जैसे कोई होता है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखा दिए और पढ़ाना 4 फार्मूला पॉइंट लिखा दिए, क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं है, बच्चा भी उसी लाइन में चल रहा है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि इससे पहले का जो काम मैं कर रहा था, स्ट्रक्चर पता था, हाइब्रिडेशन निकाल रहा था। अब उल्टा काम करेंगे, हाइब्रिडेशन निकाल के स्ट्रक्चर बताएंगे, हाइब्रिडेशन निकाल कर क्या बताएंगे? स्ट्रक्चर। लेकिन हर एक चीज का कुछ एक बाउंड्री कंडीशन होता है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका बाउंड्री कंडीशन मोटा मोटी ये मान के चलिए, व्हेन सेंट्रल एटम इज ओनली 1, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखे फॉर व्हेन सेंट्रल एटम इज ओनली 1।
फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखिए, एमओटी में हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे, याद है? बट यहां पे क्या काउंट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब लिखिए, लोन पेयर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 या कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 8। 8 डिवाइडेड बाय नहीं है, और का है सिंबल, और डिवाइडेड बाय 2। चलिए यहां देखिए, किसी का थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब है, किसका है वो देखिए, और हो सकता था अपना माइक वगैरह चेंज कीजिए। तो हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, ऑक्टेट या ड्यूलेट? ड्यूलेट। तो दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, और बाकी अदर देन हाइड्रोजन। तो यहां देखिएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए है, उसमें से इतना या इतना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, तो बाकी जो बचा वो तो लोन पेयर के रूप में ही नजर आएगा। और लोन पेयर बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। थर्ड लिखिए, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द मॉलिक्यूल, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द मॉलिक्यूल is the central atom. Least electronegative atom in the molecule is central atom. But hydrogen never treat, and लिखिएगा, and hydrogen never treated as central atom. कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालना है, सेंट्रल एटम, क्योंकि सेंट्रल एटम के अराउंड ही तो मुझे ज्योमेट्री पता चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम निकाल लेंगे, करेक्ट। और कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन क्या है, किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे, ये आप लोग के लिए सिर्फ। यहां देखिए, ए से डायरेक्टली कितना एटम अटैच है, एटम 3। तो जिसका भी मैं सेंट्रल एटम पूछूंगा, मान लीजिए मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम का पूछा, तो सेंट्रल एटम से जितना भी एटम डायरेक्टली अटैच रहेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन में। और स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पे निकाल ही लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लिए, तो स्टेरिक नंबर ऑफ किसका, सेंट्रल एटम का, राइट, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर। और ये पॉइंट लिख लीजिए, हालांकि ये बहुत पुराना पॉइंट हो गया। स्टेरिक नंबर जितना आएगा वही मेरा रहेगा नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल, राइट। हाइब्रिड और वाइटल, स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल।
मेंशन करता है ये हाइड्रोजन का ड्यूलेट पूरा होता है, हाइड्रोजन अपना हीलियम का जैसा बनता है तो उसके लिए ड्यूलेट बोलते हैं। अब बाकी एटम जनरली क्या पूरा करना चाहता है अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बॉन्ड फॉर्मेशन का वन ऑफ द वजह ये भी तो होता है फुलफिल ऑफ ऑक्टेट। हालांकि ऑक्टेट रूल सबके वैलिड नहीं है, वैलिड हो चुका है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, राइट। बट जनरली कोई भी एटम जनरली ऑक्टेट रूल भी फुलफिल करना चाहता है, तो दूसरे एटम के लिए हम लोग इसमें क्या है 8 लेंगे और हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। ये मैं बोल रहा हूं। देखिए एक सर्टेन एक ट्रिक दिया जा रहा है। अब यहाँ एक कहीं कहीं पे अगर एक आध जगह पे फेल कर गया तो ये नहीं बोला कि सर ने तो ऐसा पढ़ा दिया तो फेल क्यों कर गया। एक तो सर्टेन आपको ट्रिक दे रहा है ना निकालने का। मेन तो था कि स्ट्रक्चर पता रहेगा तो हम लोग वहां पे देखेंगे। अब ए हो गया स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जनरली अगर स्टेरिक नंबर 2 तो sp, स्टेरिक नंबर 3 तो sp2, स्टेरिक नंबर 4 तो sp3 या dsp2, स्टेरिक नंबर 5 तो sp3d, स्टेरिक नंबर 6 तो sp3d2, d2 sp3 भी होता है बट sp3d2 और 7 है तो sp3d3। इतना तक ही तो आपको सिलेबस में है। अब एक पॉइंट और मेरे तरफ से लिखिए, और यहाँ देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या पाई बॉन्ड का कोई रोल है? नहीं है। बट अगर थोड़ा सा अगर हम लोग एक्स्ट्रा जान जाएंगे तो और अच्छा है, ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो एक मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम की तरफ कितना पाई बॉन्ड है उसको निकालने के लिए एक कीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, किसका? सेंट्रल एटम, अब माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये लिखा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जितना भी पॉइंट लिखवाए हैं स्टूडेंट, सारे पॉइंट को एक बार रिवीजन कर लीजिए। हाँ हाँ, उसको रट जाना है। लोन पेयर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, या मतलब और कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 8 और डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे ये सिर्फ बोल सकता हूँ कि 2 लेना है हाइड्रोजन के लिए और 8 लेना है अदर देन हाइड्रोजन के लिए, ओके। अब इस पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक दो एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेकर चलता हूँ। जैसे मैंने एक पहला एग्जाम्पल लिया CCl4। सपोज कीजिए कि लेट अस सपोज कि हम लोग CCl4 का स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं, अब मान के चलिए। तो इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले फाइंड लिस्ट सेंट्रल एटम, क्योंकि सेंट्रल एटम पता रहेगा तभी उसके अराउंड ज्योमेट्री हम लोग पता कर पाएंगे। तो कार्बन और क्लोरीन में विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन हो गया मेरा सेंट्रल एटम। कार्बन क्या हो गया? सेंट्रल एटम इज कार्बन। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालना है? सेंट्रल एटम का। तो व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। ए निकाल लिए। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वन ऑफ द क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये नहीं सोचता कि बॉन्डिंग के बाद नहीं पूछ रहा हूं कि बॉन्ड बनने के बाद, मतलब ऐसे क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास कितना था? 7। तो एक क्लोरीन के पास 7, तो 7 क्लोरीन के पास कितना हो जाएगा सर? 7 × 4। और कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो कितना हो जाएगा? 32। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 32 -
4 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 2 कितना 0 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 4। देन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। एक मिनट लेट मी फिनिश। तो अगर एक किसका हाइब्रिडेशन sp3 निकाले, क्लोरीन का या कार्बन का, सेंट्रल एटम का निकाले हैं, राइट। इसका मतलब है और अब यहां देखिएगा तो कार्बन का ज्योमेट्री क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब यहां देखिए ये हो गया। बॉन्ड एंगल सर एडजेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो बॉन्ड एंगल क्या डिफरेंट रहेगा या परफेक्टली या एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा 109 डिग्री 20 लिख लीजिएगा। अब उसके बाद आप नीट या जेईई मेन के एग्जाम में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ लोन पेयर इन CCl4। जो जानते हैं वो चुप रहेंगे अभी। तो क्या आंसर दीजिएगा, तो मैं बता रहा हूँ क्या आंसर देगा। वो तो यहाँ का लोन पेयर देखेंगे और 90% एक क्वेश्चन कम से कम तो पिछले 3 साल में 2-3 बार रिपीट हो गया है इंट्रेंस एग्जाम में, और 15 से 20 के बीच में जेईई मेन में देखिएगा तो कभी आया हुआ है। और I3 माइनस को लेकर आया हुआ है, 200% गारंटी जो मैं बोल रहा हूँ वो आया हुआ है I3 माइनस का। तो नंबर ऑफ लोन पेयर, तो इसमें 99% लोग जीरो आंसर देके आ जाएगा। जीरो भी एक ऑप्शन में रहेगा क्योंकि आपको लोन पेयर यहाँ पे जीरो नजर आया है। बट अभी कभी आपने रुक कर सोचा कि लोन पेयर किसका निकाला, इस सेंट्रल एटम का था। किसका था, कार्बन का था। बट क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था, देखिए वो लोग कैसे फंसा देते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर इन CCl4, उन्होंने ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन कार्बन इन CCl4, नंबर ऑफ लोन पेयर इन CCl4। तो CCl4 में क्लोरीन भी तो है, तो ऑप्शन करेक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा या 12। तो अगर लैंग्वेज ए रहेगा, या आप मत सोचिए कि सर ये तो मुझे आता है, जो आता है वो उसी में से पूछ लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन CCl4, तब आंसर रहेगा 12। और अगर क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तब आंसर क्या रहेगा 0। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसको लिखे, ध्यान में रखना है। क्योंकि यहां पे जो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला था वो पूरे मॉलिक्यूल का था या सेंट्रल एटम का था, सेंट्रल एटम का था। हो गया। NH4 प्लस का बताइए, इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, विच वन शुड बी द सेंट्रल एटम, लिखवाया हूं, हाइड्रोजन नेवर ट्रीटेड एज सेंट्रल एटम। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइड्रोजन था, बट हाइड्रोजन को नहीं मानना है तो फिर नाइट्रोजन को मानेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना नाइट्रोजन का 4, पॉइंट टू बी नोटेड। और यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो सर नाइट्रोजन के पास तो 5 था और 4 हाइड्रोजन का हो गया 4, बट एक तो लॉस हो गया ना -1, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है। तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, अंदर का इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आउट या इन, वैलेंस शेल से होता है।
इसमें वैलेंस सेल का ही एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया होगा, तो 5 + 4 - 1 इक्वल टू व्हाट 8। लोन पेयर इक्वल टू तो 8 माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 इंटू 8 लिखें या 2 लिखें। हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना था और अदर देन हाइड्रोजन 8 से मल्टीप्लाई करना था, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0। एक मिनट, ये लोन पेयर किस पे 0? बोलिए सेंट्रल एटम पे। ये नाइट्रोजन का निकाले हैं, जो काम कर रहे हैं उसको मन में बोलते रहिए कि मैंने किसके लिए किया। ऐसा नहीं सर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं सर? पढ़ रहे थे ऐसे ही, माइंड में है ना कि हाँ नीट के एग्जाम में बैठना है। अब बोलिए, तो स्टेरिक नंबर कितना रहेगा नाइट्रोजन का? सर 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा S। और बॉन्ड एंगल नहीं, बिल्कुल उतना ही रहेगा। सिमेट्रिकल सिस्टम हो गया ना, अब यहाँ पे किसी को कम और ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज आप वो नाइट्रोजन पे है, राइट? वो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, तो सबके लिए तो इक्वल बात हो गया ना। अब आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं। NH2 माइनस, ये तो होता है ना सोडामाइड में NaNH2 माइनस NH3 और NH4 प्लस, इन चारों का हाइब्रिडेशन निकालिए और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। डू इट फास्ट। सबसे पहले आप सबका हाइब्रिडेशन निकालिए। हाइब्रिडाइजेशन सब लोग निकाल लेंगे। इसका sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3, राइट? अब इसमें लोन पेयर काउंट करते हैं। इसमें लोन पेयर कितना मिला है? 2 मिला होगा, आपको भी 2 मिला होगा, मिला है 2। इसमें कितना 1 0। तो आपको नहीं लगता सर NH2 माइनस का जस्ट लाइक वाटर के जैसा नजर आ रहा है? अगर ध्यान से देखेंगे, राइट? एक इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, सबका ज्योमेट्री सेम रहेगा। ज्योमेट्री अगर पूछेंगे तो क्या बोलिएगा सर? टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, राइट? लेकिन स्टूडेंट NH2 माइनस का शेप अगर पूछेंगे, जरा शेप बताइए तो NH2 माइनस का सर V शेप, राइट? इसका शेप ट्राइगोनल शेप पूछ रहे हैं, पिरामिडल, राइट?
इसका शेप सर टेट्राहेड्रल ही रह जाएगा। जब लोन पेयर एब्सेंट रहता है तो ज्योमेट्री और शेप ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। आपको मैं डिफरेंस पिछले क्लास में पढ़ा रहा था तो उसका वीडियो मिल जाएगा आपको, तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला। तो अब बताइए, इसमें तो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 104.5 के बराबर ही रहेगा ना, जस्ट लाइक वाटर। तो बॉन्ड एंगल का बात करेंगे तो इसमें 104.5 डिग्री, इसमें 107, इसमें परफेक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल का? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया स्टूडेंट कि बॉन्ड एंगल में क्यों बता रहा था, ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आज के क्लास को यहाँ पे ही विराम देते हैं। थोड़ा देर के बाद आपका फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए।